हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ बक्सर 1764। जब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर कासिम जो था वो चाहता था पूरी तरीके से कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से, यानी कि उसकी पावर से वो अपने आप को पूरी तरीके से आज़ाद करवा ले। इसीलिए उसने क्या किया, मीर जाफ़र ने जितने भी ऑफिशियल्स स्टार्ट किए थे वो सारे के सारे उसने डिसमिस कर लिए। जो जितने भी कंपनीज़ के फेवर में थे सब उसने डिसमिस कर दिए। ही ऑल्सो इन्वाइटेड यूरोपियन मर्सनरीज टू ट्रेन हिज सोल्जर्स इन द न्यू मेथड ऑफ वॉरफेयर। और उसने यूरोपियन मर्सनरीज़ को इन्वाइट किया कि वो उसके सोल्जर्स को ट्रेन करें नए मेथड से, जो लड़ाई लड़ने का जो नया मेथड है उसके अकॉर्डिंग उनको तैयार करें। एंड अबॉलिश द टैक्सेस ऑन इंटरनल ट्रेड, और आंतरिक जो व्यापार था उस पर उसने जो टैक्स लगे थे वो सब अबॉलिश कर दिए। मच to the dislike of the British. He also tried to check the misuse of trade privileges of the British. और वो साथ ही साथ उसने ये भी चेक किया कि जो ब्रिटिश के द्वारा ट्रेड प्रिविलेजेस हैं उनका कहीं मिसयूज़ ना हो। मीर कासिम स्टेप एंगर्ड द कंपनीज ऑफिशियल्स हु डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिम। जो मीर कासिम था उसके द्वारा उठाए गए जितने भी स्टेप्स थे उन्होंने कंपनीज की जो ऑफिसर्स थे उनको बहुत गुस्सा दिलाया, जिसके चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इसको अब गद्दी से उतार देंगे। इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर की लड़ाई में द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम एंड हिज एलिज नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम ने 3 लोगों की मिलीजुली जो सेना थी वो तैयार की। उसमें कौन कौन था? मीर कासिम था, अवध के शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने मिलकर के जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें वो पूरी तरीके से हार गए। इन 1765 शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड साइन ट्रीटीज़ विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट इलाहाबाद। 1765 में क्या हुआ, एक तो वो तीनों की जो सेनाएँ थी वो ब्रिटिशर्स के सामने टिक नहीं पाई और हार गई, जिसके चलते शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड जो थे उन्होंने इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। द मुग़ल एम्परर ग्रांटेड द दीवानी। जो मुग़ल एम्परर था शाह आलम सेकंड, उसने अंग्रेज़ों को दीवानी सौंप दी। द राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसने दीवानी सौंप दी कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इन रिटर्न ही वॉज गिवन एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ ₹26 लाख, और बदले में जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसको पूरे साल का 26 लाख रुपया देंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे द वॉर इंडेमनिटी ऑफ 50 lakhs, और नवाब अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला उनको 50 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ा इस लड़ाई में जो भी खर्चा हुआ युद्ध में। हिज किंगडम वॉज रिस्टोर्ड टू हिम एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। उनका जो साम्राज्य था, राज्य जो था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया और पूरा कंट्रोल जो था वो उनके हाथों में था। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी मिलने के बाद जो कंपनी थी उसको इस बात का अधिकार मिल गया कि वो बंगाल के जो रिसोर्सेज हैं उनको जैसे चाहे वैसा उनका यूज़ कर सकती है। दिस रिवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। इस रिवेन्यू से क्या हुआ, वो भारत में सिल्क और जो कॉटन था उसको परचेज कर सकती थी। मेंटेन कंपनीज ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनीज फोर्ट्स एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। वो अपने अकॉर्डिंग उसके जो दाम थे, प्राइसेस जो थे, कॉस्ट जो थी उसको अरेंज करते थे, और कलकत्ता में उन्होंने किले और जो ऑफिसेज थे वो अपने तैयार करवा लिए और उन्हें कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था। नेक्स्ट है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट और डायाकी इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले कहाँ पर? बंगाल में। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, जो नवाब थे उनके पास मिलिट्री और जो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है उससे रिलेटेड पावर्स रहती थी, यानी कि न्याय व्यवस्था और सेना से संबंधित जो पावर्स थी वो नवाब के हाथों में थी। लेकिन पूरा जो कंट्रोल था, रिवेन्यू से रिलेटेड जो कंट्रोल था वो पूरा किसके हाथों में था? कंपनी के हाथों में।
Thus, the company had all power but no responsibility, while the Nawab had all responsibilities but no power of resources to run the administration. कंपनी के पास सारी पावर्स थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन जो नवाब था उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बट किसी भी तरीके की पावर नहीं थी कि वो रिसोर्सेज यूज़ कर सके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चला सके. अंडर दिस सिस्टम बंगाल सफ़र्ड ट्रिमेंडसली. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो बंगाल था उसने बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया. फाइनली जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने इस डुअल गवर्नमेंट को 1772 में एंड कर दिया एंड ब्रॉट बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके बाद जो बंगाल था वो पूरी तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, किसके? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के. उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. हैविंग अचीव फुल कंट्रोल ओवर द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल, the English East India Company embarked upon a policy of expansion of its territorial possessions in India through wars and alliances. Annexation through subsidiary alliance. सबसे पहले आता है subsidiary alliance. The doctrine of subsidiary alliance was introduced by Marcus Wellesley. Doctrine of subsidiary alliance जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मार्कस वेल्जली के द्वारा. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805. मार्कस वेल्जली जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था 1798 से लेकर के 1805 तक. और उसका पर्पज़ क्या था? हिज पर्पज़ वॉज टू गेन कंट्रोल ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया विदाउट कैरिंग आउट डायरेक्ट वॉर्स. वो चाहता था कि बिना सीधे वॉर किए, सीधे युद्ध लड़े, वो पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सारा पावर उनके हाथों में आ जाए. द इंडियन रूलर एक्सेप्टिंग सब्सिडरी अलायंस हैड टू डिसबैंड हिज आर्मी, कीप ब्रिटिश फोर्सेस विद इन हिज टेरिटरी एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस. इंडियन रूलर जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस अलायंस को और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो जो उनकी टेरिटरी में रहती थी उनके पूरे मेंटेनेंस का जो खर्चा था वो इंडियन रूलर्स उठाते थे. ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड अ रेसिडेंट एट हिज कोर्ट एंड एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर्स फ्रॉम हिज स्टेट. और साथ ही साथ जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स थे वो ये फोर्स करते थे उनको कि उन अपने कोर्ट में, यानी कि अपने दरबार में उनको एक रेसिडेंट दें और जो नॉन इंग्लिश फॉरनर्स हैं उनको वहाँ से एक्सपेल कर दें, यानी कि वहाँ से हटा दें. बिसाइड्स द रूलर हैड टू सरेंडर कंट्रोल ऑल फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश एंड एग्री टू अबाइड बाय द डिसीजंस टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जो रूलर्स थे उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल, जो भी डिसीजन होता था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी. In return, the company promised to protect such rulers from external and internal dangers. इसके बदले में क्या था, जो कंपनी थी वो उसने ये प्रॉमिस किया कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से या किसी भी तरह के खतरे से वो उनकी सुरक्षा करेगा. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1798. हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सबसे पहले 1798 में इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था. द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड इन 1801. उसके बाद अवध के जो नवाब थे उन्होंने 1801 में एक्सेप्ट किया एंड सेडेड टू द ब्रिटिश अबाउट हाफ ऑफ द हिज टेरिटरीज. पेशवा बाजीराव सेकंड एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस एज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ बेसिन इन 1802. बेसिन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को भी एक्सेप्ट कर लिया. उसके बाद आता है मैसूर. द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अलार्म्ड द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी. इट लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स बिटवीन द कंपनी एंड द रूलर्स ऑफ मैसूर, हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. मैसूर जो था उसमें एक युद्ध की सीरीज़ चली, यानी कि लगातार युद्ध चले जो कि मैसूर के रूलर हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच में चले थे. इसमें 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स जो थे वो हुए, जो कि 1771 से लेकर के 1799 के बीच में लड़े गए.
Despite initial victories of Hyder Ali, his son Tipu suffered a heavy defeat at the end of the Third Anglo-Mysore War 1785 to 94. उसके बाद जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, जो कि 1785 से 94 के बीच में लड़ा गया था। अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीपू हैड टू गिव अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम टू द ब्रिटिश। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपना बहुत बड़ा राज्य जो था जिसमें कुर्ग, मालाबार और दिंदीगुल, ये उसने ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। ही ऑल्सो हैड टू पे अ ह्यूज फाइन एंड सेंड 2 ऑफ हिज सन्स एज होस्टेजेस टू द ब्रिटिश। और साथ ही साथ उसने बहुत बड़ा फाइन जो था वो ब्रिटिशर्स को पे किया, और उसके अलावा उसने अपने 2 बेटों को एज अ होस्टेज ब्रिटिशर्स के पास रखा। लेटर, टीपू सुल्तान रिफ्यूज्ड टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी offered to him by Lord Wellesley and died fighting at श्रीरंगपट्टनम in 1799। लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा जब उसे सब्सिडियरी अलायंस अगेन ऑफ़र की गई तो टीपू सुल्तान ने उस समय उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मानने से मना कर दिया, और जिसके चलते उनके बीच में युद्ध हुआ और 1799 में श्रीरंगपट्टनम में फाइट करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। द ब्रिटिश एनेक्स्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज किंगडम एंड गेव इट टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉर हिज हेल्प। बदले में क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टीपू सुल्तान के पूरे एरिया पर, पूरा राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, और वो राज्य जो था वो हैदराबाद के निज़ाम को सौंप दिया क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। रेस्ट ऑफ द किंगडम वॉज प्लेस्ड अंडर द हायर ऑफ एन ओल्ड रूलिंग फैमिली, द वुडियर्स, हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस। इसके अलावा जो बचा खुचा किंगडम था वो वुडियर्स, जो ओल्ड रूलिंग फैमिली थी, उनको दे दिया गया क्योंकि उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद आते हैं मराठास। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस अमंग द 5 मराठास चीफ, द पेशवाज, द गायकवाड्स, द होलकर्स, द भोंसलेज एंड द सिंधियाज, एंड इंटरफेयर्ड इन देयर इंटरनल अफेयर्स लीडिंग टू 4 एंग्लो मराठास वॉर। ये चारों जो थे इन्होंने मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े, जिसको एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाता है या मराठा वॉर कहा जाता है, जो कि 1775 से लेकर 18 के बीच में लड़ी गई थी। एट द एंड ऑफ द 4th एंग्लो मराठा वॉर, द ब्रिटिशर्स डिफीटेड द मराठाज एंड कम्प्लीटली ब्रॉक देयर पावर। चौथा एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास को पूरी तरीके से हरा दिया और उनकी जो पावर थी उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। द टाइटल ऑफ पेशवा वॉज एबॉलिश्ड, पेशवा की जो उपाधि थी उसको एबॉलिश कर दिया, एंड द पेशवा बाजीराव टेरिटरीज वर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। और पेशवा बाजीराव की जो टेरिटरीज थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में आ गई। द अदर मराठा चीफ्स साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी। और उसके अलावा बाकी जो मराठा चीफ्स थे उन्होंने क्या किया, सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद है सिंध एंड अफगानिस्तान। इन 1809 अ ट्रीटी वॉज साइंड विद द अमीर्स ऑफ सिंध वेयर बाय दे प्रॉमिस नॉट टू लेट द फ्रेंच पास थ्रू देयर टेरिटरीज एंड द ब्रिटिश परमिशन प्रॉमिस्ड नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म्स थ्रू सिंध। 1809 में एक संधि हुई सिंध के अमीरों के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी कोई भी सेना या कोई भी सामान जो है वो उनकी टेरिटरी से पास नहीं होगा, और जो ब्रिटिशर्स से बदले में उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो आर्म ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंध से नहीं गुजारेंगे। हाउएवर, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन 1839 दे कैरिड देयर आर्म्ड फोर्सेस टू अफगानिस्तान वाया सिंध। जब 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ तो उस समय सिंध से वो अफ़गानिस्तान आर्म फोर्सेज जो थे वो लेकर के गए थे। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर इन 1843, और उस समय सिंध जो था 1843 में चार्ल्स नेपियर के कंट्रोल में था। इन द लेट 1830s एंड अर्ली 1840s द ईस्ट इंडिया fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect rule of the English East India Company there.
ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बहुत लंबा वॉर जो था अफगानिस्तान के साथ लड़ा और उसके बाद इनडायरेक्ट रूल जो था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश कर लिया गया। आफ्टर दैट एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था राज्य विलय नीति। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन, एनी प्रिंसली स्टेट और टेरिटरी अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वुड ऑटोमेटिकली बी एनेक्स्ड इफ द रूलर वॉज इनकम्पिटेंट और हैड डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हायर। इस पॉलिसी में क्या था कि किसी भी राजा का जो राज्य है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है या कोई उसका और रूलर नहीं होता है या वो टाइम से पहले मर जाता है, तो उस कंडीशन में जो उसकी पावर है, जो उसका एम्पायर है, वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस टुक अवे द लॉन्ग इस्टेब्लिश राइट ऑफ एन इंडियन रूलर विदाउट अ हायर टू चूज और अडॉप्ट अ सक्सेसर। और साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंतर्गत ये भी था कि कोई भी रूलर जो है वो अपने उत्तराधिकारी को ना ही चूज़ कर सकता है, अगर उसका अपना कोई बेटा नहीं है, ना वो उसको गोद ले सकता है और ना ही किसी रिश्तेदार को उस पर बिठा सकता है। द कंपनी एनेक्स द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सतारा 1848। जो कंपनी थी उसने जिन जिन एम्पायर्स को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के पॉलिसी के अंतर्गत हड़पा था, उसमें था सतारा 1848, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर 1840, नागपुर, झांसी 1854 एंड अवध 1856। यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन, ये राज्य विलय नीति जो थी इसके अंतर्गत उन्होंने इन सभी राज्यों को अपने कंट्रोल में किया था। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में जो प्रशासनिक ढांचा जो था वो किस प्रकार का था। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।